जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें से दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को कांस्टेंट रखा गया है, स्थिर रखा गया है। तो सर परिवर्तन क्या हो रहा है? मांग की जब लोच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या फिर मांग की मूल्य लोच पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ दो वेरिएबल का जिक्र हुआ है, दो चरों का जिक्र हुआ है। ज्यादा तेजी से मूल्य घट रहा है या मांग बढ़ रहा है, बस इसी बात को तो आपको समझना है। ठीक है, अलग अलग नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना है, केवल आप एक नाम याद रखिए काफी है। तो मैथमेटिक्स कंसेप्ट कहता है कि ये जो पूरा का पूरा ये 4 तल्ले का बिल्डिंग जैसा दिख रहा है, इसे आप 2 तल्ले की बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दो। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। क्लास 12वीं के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आप लोगों को लगता है सर बड़ा डिफिकल्ट है, न्यूमेरिकल हल नहीं होता, आज के इस लेक्चर के बाद आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से संबंधित है, मांग की लोच से संबंधित है, आसानी से हल होगा। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि आखिर मांग की लोच होता क्या है और मांग की लोच को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे गणना की जा सकती है। तो सबसे पहले इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है, जैसे कि डेफिनेशंस है या फिर मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हैं, इस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद हम लोग सीधे तौर पर जाएंगे न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है ना? यहां पर क्लास 12वीं के सभी बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा, किसी भी आप स्टेट बोर्ड से हिंदी माध्यम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए ही है। अब यहां पर जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें से दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि आपने मांग का नियम पढ़ लिया है और मांग के नियम को पढ़ते वक्त एक लाइन जो आपने ध्यान दिया होगा वो क्या है कि अगर अन्य बातें समान रहे तो। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि वस्तु की कीमत मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसके अलावे जनसंख्या, इसके अलावे उपभोक्ता की आमदनी, इसके साथ ही समय और मौसम, जलवायु, विज्ञापन, कई सारी चीजें हैं जो मांग पर असर डालती है, मांग को प्रभावित करती है। तो यहां पर मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक या फिर तत्व होते हैं, उन सभी कारकों में से सिर्फ और सिर्फ कीमत को छोड़ करके बाकी अन्य जितने भी कारक हैं मांग पर असर डालने वाले, मांग को प्रभावित करने वाले, उन सबको मान लीजिए बिल्कुल कांस्टेंट, स्थिर। उन्हीं सारी चीजों को लिखा गया है यदि अन्य बातें समान रहे तो, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन नहीं हो रहा, उपभोक्ता की आमदनी में परिवर्तन नहीं हो रहा, समय, मौसम और जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब सरकार की करारोपण नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार टैक्स को घटाती या बढ़ाती है तो उसकी वजह से भी मांग प्रभावित होता है। तो यहां पर सारी चीजों को कांस्टेंट रखा गया है, स्थिर रखा गया है। जितनी भी चीजें मांग पर असर डालती है या मांग को प्रभावित करती है। तो सर परिवर्तन क्या हो रहा है? तो परिवर्तन हो रहा है वस्तु का कीमत, ठीक है, वस्तु का मूल्य, प्राइस ऑफ कमोडिटी, सिर्फ इसी चीज में बदलाव हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रखे गए हैं। अब यहां पर आपको हम डिटेल में बताते हैं। जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ना तो इस प्रकार से लिखा जाता है कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, या फिर मांग की लोच की परिभाषा दीजिए, मांग का मूल्य लोच क्या होता है। तो इस तरीके से आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन अब आंसर कैसे करना है उससे पहले दूसरी बातें आपको ध्यान क्या देनी है कि आप यहां पर देख लो, ईडी हमने लिखा हुआ है, कई बार इसको हम लोग ईपी लिख सकते हैं, यानी कि आप चाहो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखो या फिर आप चाहो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखो, एक ही बात है, ध्यान देना। अब यहां पर इलास्टिसिटी प्राइस के रिलेटिव में बात कर रहे हैं, प्राइस के सापेक्ष में, कीमत के सापेक्ष में बात किया जा रहा है मांग की लोच। तो यहां हम चाहें तो मांग की लोच लिख सकते हैं या फिर मांग की मूल्य लोच लिख सकते हैं। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ही बात है। क्लियर ना? दूसरी एक बात तो यहां पर क्लियर हो गई है कि अन्य बातें समान रहे तो कहने का मतलब है कि मूल्य को छोड़ करके मांग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को स्थिर रखा गया है। केवल और केवल परिवर्तन क्या होगा? मूल्य। और उसकी वजह से क्या प्रभावित होगा? मांग की मात्रा। इतनी सी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हमें यहां पर दो वेरिएबल देखने को मिले। सर ये दो वेरिएबल, दो चर क्या क्या है? तो पहला जो वेरिएबल हमने जिक्र किया वो है वस्तु का कीमत। ध्यान देना, वस्तु का कीमत, ठीक है ना? अब यहां पर एक बात और क्या है, एक वेरिएबल दूसरा कौन सा है? मांग की मात्रा। क्या बोलेंगे?
मांग की मात्रा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि मांग की जब लोच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या फिर मांग की मूल्य लोच पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ दो वेरिएबल का जिक्र हुआ है, दो चरों का जिक्र हुआ है। यही दो चर हैं, यही दो चर हैं या फिर वेरिएबल हैं, चर या फिर आप वेरिएबल कह सकते हैं। देखो अब यहां पर सर किसकी वजह से कौन प्रभावित होता है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का कीमत जो है ना वो असर डालता है मांग की मात्रा पर। ठीक है, तो पहला वेरिएबल क्या हमारा हो गया, पहला वेरिएबल है वस्तु का कीमत। अब ये यहां पर किस टाइप का वेरिएबल है, किस तरह का चर है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर जो वस्तु का कीमत है या फिर वस्तु का जो मूल्य है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यहां पर हम इसको कह सकते हैं अनाश्रित चर। मैं ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि आपको भी याद रहे। यहां पर हम इसको बोलेंगे अनाश्रित चर या फिर आप अंग्रेजी से याद रखो, जल्दी याद रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहां पर जो मांग की मात्रा है उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर सर, हम समझेंगे कैसे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए हमने क्या कहा, मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक या फिर तत्व होते हैं, उनमें से केवल और केवल यहां पर मूल्य परिवर्तन होगा, बाकी सभी कारकों को स्थिर रखा गया है। बात समझ आया। तो अब जो मांग परिवर्तन होगा, मांग इधर उधर होगा, है ना, मांग प्रभावित होगा, वो किसकी वजह से, मूल्य में परिवर्तन की वजह से, वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से मांग पर असर पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो आगे, तो परिभाषा क्या निकल करके आ रहा है कि अगर अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग की जिस मात्रा में या फिर जिस गति से परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में जिस गति अथवा जिस दर से परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। अब इसका मतलब है कि मूल्य परिवर्तन हो रहा है और उसके बाद मांग की मात्रा भी परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन की दर, परिवर्तन की रफ्तार, बढ़ने या घटने की रफ्तार किसकी ज्यादा तेज है। ठीक है, इसी बात को यहां पर क्लियर करना है। स्पीड किसकी ज्यादा तेज है, मूल्य में बढ़ने की रफ्तार या मांग में घटने की रफ्तार। समझ गए, क्योंकि यहां पर मांग के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि मूल्य अगर किसी वस्तु का अधिक रहता है तो हम मांग की मात्रा कम करते हैं। ठीक, मतलब पहले परिवर्तन कौन हुआ, मूल्य, और उसके बाद उसका प्रभाव किस पर पड़ा, मांग की मात्रा पर। तो पहले मूल्य बढ़ा और इसकी वजह से मांग की मात्रा घटा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मूल्य घटा और मांग की मात्रा बढ़ा। लेकिन यहां पर यह जो केवल रिलेशन क्रिएट कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ संबंध को बता रहा है कि दोनों विपरीत रूप से संबंधित हैं, अप्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, या फिर कह लीजिए नेगेटिवली रिलेटेड हैं। ऐसा क्यों कह रहे, ध्यान दो, एक वेरिएबल हमारा बढ़ रहा है, प्राइस यहां पर क्या हुआ है, बढ़ा है, और क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि मांग की मात्रा क्या हुआ है, घटा हुआ है। मूल्य घटा है और मांग की मात्रा बढ़ा है, तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहे हैं। ये सिर्फ विपरीत दिशा में परिवर्तन होना कौन बताता है, तो मांग का नियम बताता है। ध्यान रखना, ये मांग की लोच नहीं बताता। मांग की लोच ये तो बताता ही है, इसके आगे एक और बात बताएगा मांग की लोच, लेकिन मांग का नियम केवल और केवल विपरीत संबंध को बताता है। यानी कि मांग के नियम से संबंध की तो जिज्ञासा हमारी शांत हो गई थी, वहां हम लोगों ने संबंध को समझ लिया है, लेकिन यहां पर हमें मांग की लोच में दो बातें समझनी है कि एक तो ये संबंध को बताएगा ही, दूसरी बात स्पीड को भी बताएगा कि ज्यादा तेजी से मूल्य बढ़ रहा है या मांग घट रहा है, ज्यादा तेजी से मूल्य घट रहा है या मांग बढ़ रहा है। बस इसी बात को तो आपको समझना है कि हम मांग की लोच के अंदर सिर्फ परिवर्तन को नहीं समझते,
बल्कि परिवर्तन की स्पीड किसकी ज्यादा तेज है, किसकी कम है, ये बातें हम लोग समझते हैं। क्लियर ना? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो मांग की लोच है वो गुणात्मक होने के साथ साथ एक मात्रात्मक कथन भी है। ठीक है, मतलब जब भी आपको कोई पूछे कि बताइए मांग की लोच किस प्रकार का कथन है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर ये रिलेशन बताने के साथ साथ इस बात को भी बताता है कि किसमें कितनी रफ्तार से परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल जाएंगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना। क्लियर ना? अभी तक हम सीरियसली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग से उतरना ही नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि 100% इस लेक्चर का बेनिफिट आपको मिले ही मिले। ठीक है ना? अब यहां पर देखो, मांग की लोच को हम कह सकते हैं मांग की कीमत लोच, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ मांग में जो परिवर्तन देखने जा रहे हैं वो किसकी वजह से देखने जा रहे हैं, तो मूल्य में परिवर्तन की वजह से या फिर कीमत में परिवर्तन की वजह से। क्लियर है ना? इसीलिए मांग की लोच को हम लोग मांग की लोच को, ध्यान रखना, मांग की कीमत लोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच भी कहते हैं। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप चाहो तो देखो ईपी भी लिख सकते हैं और ईडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू आप क्या लिखोगे? मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। ऊपर में क्या रहेगा? मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद सर नीचे क्या आएगा? देखो यहां पर आप लिखोगे वस्तु के या फिर वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्या अब ये बात क्लियर हो गया है ना? तो यहां पर फॉर्मूला तो बहुत आसान है। अब छोटा सा फॉर्मूला भी हम आपको बताते हैं जो शॉर्ट में आप लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हैं ईडी इक्वल टू, देखो जो परिवर्तन है ना यहां पर लिखा हुआ, उसको हम लोग डेल्टा से दिखाएंगे। तो डेल्टा, अब किसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं? मांग की मात्रा में। मांग की मात्रा को हम लोग लिखते हैं क्यू से, तो लिख देंगे डेल्टा क्यू। अब चूंकि प्रतिशत में परिवर्तन है तो यहां पर प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, नीचे देखो उसी प्रकार से लिखेंगे डेल्टा पी परसेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। डेल्टा जो यहां पर प्रयोग किया गया है उसका मतलब है परिवर्तन या फिर चेंजिंग। क्लियर ना? और जो परसेंटेज का सिंबल है वो तो आपको पता ही है, क्यू का मतलब यहां पर क्या है? मांग की मात्रा, और यहां पर जो पी है इसका मतलब है वस्तु का कीमत। क्लियर? अब देखो आगे ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके देखेंगे अभी आगे, उससे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये कितने तरह का श्रेणी होता है, यानी कि जो मांग की लोच है उसकी कितनी श्रेणियां होती है। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? सबसे पहला प्रकार होता है पूर्णतः लोचदार मांग, यानी कि यहां पर आप सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू को आप पकड़ करके चलिए कि जब मांग बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है जबकि मूल्य में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं, मतलब मूल्य जहीं का तहीं स्थिर है और मांग की मात्रा घट रहा है, बढ़ भी रहा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूर्णतः लोचदार मांग है। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होता है इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है ना? दूसरा कह रहे हैं कि पूर्णतः बेलोचदार मांग, इसका जो वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू वो होता है कितना? शून्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आइए, तीसरा सापेक्षिक लोचदार मांग, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ईडी क्या होगा? ग्रेटर देन 1, यानी कि इकाई से अधिक लोचदार मांग कह सकते हैं। आप इसी को अधिक लोचदार भी कहते हैं। तो यहां पर यह समझ आ गया। सम लोचदार मांग, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1, इसको कह सकते हैं इकाई लोचदार मांग, इसी को बोलते हैं समलोचदार मांग। ठीक है, आगे देखेंगे सापेक्षिक बेलोचदार मांग, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ईडी लेस देन 1, यानी कि ये इकाई से कम मान बता रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कम लोचदार मांग, या फिर आप बोल सकते हैं सापेक्षिक बेलोचदार मांग, या फिर बोल सकते हैं केवल बेलोचदार मांग। क्लियर ना? तो ये 5 श्रेणियां जो आपने अभी देखा है,
असल में स्टेट बोर्ड के अंदर इसको प्रकार भी बोला जाता है कि यही है मांग की लोच के प्रकार, ठीक है ना। तो यहां पर जब कभी आपसे पूछा जाता है कि मांग की लोच के कितने प्रकार हैं, तो आप 5 प्रकार बता सकते हो इस प्रकार से, ठीक है ना। हायर एजुकेशन में जब जाओगे तब आपको फिर वहां पर क्या पढ़ने को मिलेगा कि वस्तु का कीमत लोच भी होता है, जैसे यहां पर देख रहे हैं मांग की मूल्य लोच। उसी प्रकार से आगे आपको मिलेगा क्या, आड़ी लोच, उसी प्रकार से मांग की आय लोच। तो वहां पर हायर एजुकेशन में आप मांग की लोच के 3 अलग अलग तरीके या फिर प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर असल में ये सबको हम लोग बोलते हैं श्रेणियां, लेकिन स्टेट बोर्ड के अंदर इसी को प्रकार भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता है कि सर हायर एजुकेशन में कह रहे हैं कि ये श्रेणियां मानी जाएगी, जैसे कि आपने यहां पर भी समझा दिया श्रेणियां हैं, लेकिन फिर स्टेट बोर्ड के अंदर इसको प्रकार बोलता है। तो हाँ, जब कभी आपसे पूछा जाए कि मांग की लोच के कितने प्रकार हैं, तो 3 नहीं बता करके हम लोग 5 बताएंगे, ठीक है ना, जो कि ये 5 हैं और ये असल में श्रेणियां हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलो अब आगे आइए, इन सभी नॉमरिकल्स को एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि मूल्य में 50% की वृद्धि होने से, किसमें बात किया है, मूल्य में, तो यहां पर लिख लेते हैं कि क्या क्या असल में दिया है। जो भी दिया हुआ मान है उसको हम लोग पहले नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दिया मैंने, दिया है, क्या दिया हुआ है, मूल्य में 50% की वृद्धि, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। कितने का हुआ है, देखो परसेंटेज में दिया हुआ है ना 50। आगे क्या कह रहे हैं कि वृद्धि होने से मांग की जो मात्रा है उसमें कितना प्रतिशत का कमी आ जाता है, 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। अब कहेंगे सर दाम बढ़ रहा है 50% और मांग घट रहा है 20%, यानी कि मूल्य ज्यादा तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है, आप यहां पर कह सकते हो, ठीक है। तो यहां नोट कर लीजिए डेल्टा Q%, अब ये कितना है 20। अब जैसे कि हमने आपको बताया क्या कि जो जो वैल्यू दिए हुए हैं उसको आप नोट करना। तो यहां पर यदि मूल्य में 50% की वृद्धि होने से मांग की मात्रा में 20% की कमी हो जाती है, तो बताइए मांग की लोच क्या होगी। तो यहां हमने नोट कर लिया है कि एडी इक्वल टू क्या है, व्हाट। अब आगे लिखना स्टेप वाइज कैसे, वी नो दैट, ठीक है ना, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, यहां पर लिख देना मांग की लोच बराबर डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%। अब ये दोनों वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है पहले कि ये डेल्टा Q% है 20, तो डेल्टा Q% के जगह पर आप 20 बैठा दिए, डेल्टा P% की जगह पर कितना है, ये देखो 50, ठीक है ना। अब क्रॉस करिए, 1 शून्य तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचा है 2/5। अब अगर हम साधारण सी भाग दें, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, मैं बिल्कुल आसान करने की कोशिश करता हूं ताकि किसी भी बच्चे को जो लगता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कभी मैथमेटिक्स से कोई नाता नहीं रहा, ठीक है, मैं उस बच्चे के अंदर भी चाहता हूं कि बेसिक सी चीजें भी घुस करके बिल्कुल समझ आए, कभी डिलीट ही ना हो, क्योंकि आप एक बार पढ़ो तो ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है, वो चीजें आपको आज नहीं कल भी काम आता है, ठीक है ना। तो इस उद्देश्य के साथ यहां पर हम देखो 2 को कितने से भाग देना है, 5 से, तो यहां पर हमारा जो है वो नहीं जा रहा एक बार में, तो हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। अब ये दशमलव के बदले में शून्य आ जाएगा, तो हम 4 बार में दे सकते हैं, 4 × 25 = 20 हो जाएगा। क्या ये बातें समझ आई। तो हम कह सकते हैं कि यहां आ गया 0.4। अब ये वैल्यू क्या आया है बताइए, क्या ये 1 से ज्यादा है या कम है, तो कहेंगे सर 0.4 है, इसका मतलब ये 1 से बहुत कम है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं आगे कि ईडी जो आया है ना, दैट इज, अब करते हुए लिखिए, दैट इज यानी कि अर्थात जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू आया है वो कम आया है, तो लिखेंगे लेस देन 1। ये बात समझ आ गई है। लेकिन आपको यहां तक नहीं रुकना है, आपको यहां तक नहीं रुकना है, यहां तक तो वो बच्चे रुकेंगे जो सिर्फ किसी तरीके से पास होना चाहते हैं, ठीक है, किसी तरीके से पास होना चाहते हैं, किसी तरीके से न्यूमेरिकल हल करके निकलना चाहते हैं। आपको इस तरीके से हल करना चाहिए जिसमें कि ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपका, 3 नंबर है तो 3 नंबर पक्का आपका 1% भी अंक इसमें ना कटे,
इस तरीके से आपको काम करना होगा। तो हम यहां पर जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। सो यहां पर आप बता दीजिएगा कि अगर ED लेस देन 1 है तो ये कौन से प्रकार को बता रहा है। चूंकि आपने श्रेणियां देखा है, ये पांच श्रेणियां देखा है और यहां पर जो वैल्यू आया है वो है 0.4, यानी कि इकाई से कम है। देख लीजिए, इकाई से कम है। तो इस प्रकार से आप खोजो, कहां पर देखा आपने भी, ये देखो इकाई से कम दिखा रहा है। इसका नाम क्या है, देखिए सापेक्षिक बेलोचदार मांग। तो हम यहां पर लिख देंगे सापेक्षिक बेलोचदार मांग। ये काम आपको एग्जाम में करना ही होगा, सापेक्षिक बेलोचदार मांग, सापेक्षिक बेलोचदार मांग। अब ध्यान दीजिएगा आगे, यहां तक तो बातें हो गई है। तो क्या सर अब हम छोड़ देंगे तो नंबर मिल जाएंगे? देखो नंबर तो मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल टीचर ने आपकी कॉपी को जांच कर लिया ना, और स्पेशली अगर इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं, तो हो सकता है कि यहां पर भी आपके अंक कटने की संभावना हो। तो मैं क्या कहता हूं कि हर एक रास्ते आप बंद कर दो ना नंबर काटने के, है ना। इंसान को चाहिए क्या कि आप सामने वाले इंसान को खुश कर दो, उसके अनुसार काम करने होंगे आपको। तो यहां पर हो सकता है कि आपको पूरे पूरे अंक यहां तक मिल जाएं, लेकिन पूरी गारंटी नहीं है। पूरी गारंटी कब आएगी सर? तो यहां पर देखिए, आपको काम करना होगा डायग्राम को लेकर के। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस बना लिए, ठीक है, वाई एक्सिस बना लिए, हां सर इतना कर लिया। अब देखो यहां पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर में ही हम लोग क्या लिखते हैं, मांग की मात्रा को लिखते हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। तो यहां पर हमने एक्स एक्सिस पर कर दिया है मांग की लोच, क्लियर। अब वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे, वस्तु का कीमत, ठीक है, या फिर सीधा आप मूल्य भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मूल्य भी लिख दीजिए केवल, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, हमें पहले का प्राइस बाद का प्राइस ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि पहले कहीं ना कहीं प्राइस होगा। तो इस जगह पर हमने ये प्राइस मान लिया है। अब जैसे मैं इससे ऊपर अगर लाइन खींचता है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है, अगर मैं इस लाइन से नीचे खींच दूंगा तो इसका मतलब प्राइस घट रहा है। तो इस जगह पर पहले प्राइस है, तो हम कह सकते हैं ओ से लेकर के पी तक हमारा मूल्य है, ठीक। अब उसी वक्त मांग की मात्रा कहीं ना कहीं होगी, हाँ सर होगी। तो यहां पर हम कर दिए इसको Q। आप चाहो तो यहां पर P1 Q1 भी कर सकते हो, लेकिन अब हुआ क्या है क्वेश्चन के अंदर, उस पर काम करना होगा। इस तरीके से तो काम आपने कर लिया, लेकिन अब ये तो बता दीजिए कि परिवर्तन किसमें कितना हुआ है, ठीक है ना। तो देखिएगा, वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होने से वस्तु का कीमत क्या हुआ है, 50% बढ़ गया है, 50% क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो यहां पर हम लाइन जो खींचे हुए है ना, ये प्राइस वाली, इसको हम ऊपर कर देंगे 50%, ठीक है। अनुमान के आधार पर हमने ये 50% बढ़ा दिया प्राइस। तो अब यहां पर जो नया प्राइस लिखा जाएगा वो हो जाएगा क्या, P2। क्या हो गया, P2 हो गया। लेकिन चूंकि प्राइस बढ़ा है, और आप जानते हैं मांग के नियम के अनुसार कि जब भी कीमत बढ़ जाता है तो मांग की मात्रा क्या होगी, घटेगी। मांग की मात्रा क्या होगी, घटेगी। तो ये जो मांग की मात्रा हमने यहां पर फिक्स करा था, ये इधर आएगा 20%, ठीक है ना। कितना आएगा, 20%। तो यहां पर देखिए, हमने ये लाइन कर दिया 20% इधर। अब कहेंगे सर पता कैसे चल रहा है कि 20% ये आपने किया है? तो देखो यहां का गैप, P1 से P2 का गैप देखना, थोड़ा ज्यादा मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मुझे यहां पर दिखाना है कि प्राइस जो है वो, यानी कि कीमत 50% बढ़ गया है, ये मुझे दिखाना है। और जो मांग की मात्रा है वो घट गया है, तो कितना घटा है, 20% घटा है। तो आप यहां पर माइनस दिखाते हुए 20% लिख सकते हो। क्या अब ये बात समझ आई है? अगर स्पेस नहीं हो रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो, बट हाँ यहां पर इंडिकेट कर देना तो ज्यादा अच्छा होगा, -20%, ठीक है। बातें समझ आ गई होगी मैंने क्या कहा है आपसे। अब यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट है, इन दोनों ही पॉइंट से लेते हुए एक डायग्राम को खींचिए, एक डायग्राम खींचिए। तो इस प्रकार ये जो लाइन बना है इसको हम कहेंगे डिमांड कर्व, डी से लेकर के डी तक डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। यहां चाहे तो पॉइंट ए पॉइंट बी डाल सकते हैं,
यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में जो परिवर्तन हुआ है उसके बीच में अगर पूछे कि मांग की लोच क्या है तो सापेक्षिक बेलोचदार मांग है। क्लियर ना? तो आप यहां पर लिख सकते हो इसकी वैल्यूज को कि ईडी लेस देन 1 है, जो कि यहां पर आपने बताया था। क्लियर? तो अब जाकर के ये पूरा का पूरा जो आपने प्रोसेस करा है ना, यहां से लेकर के यहां तक का, अब हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि अब आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि यही पूरा प्रोसेस है, यही पूरा तरीका है इकोनॉमिक्स में फुल नंबर लाने का। ठीक है? तो ये जो तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले लिखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, इस पर भी आपके अंक मिलते हैं। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहां पर जांच करता है कि आखिर में कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है ना? उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद आप इंडिकेट कर दीजिए कि ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। क्लियर ना? तो यहां पर हमने बता दिया कि 1 से कम है मांग की लोच, जिसको हम सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहते हैं, या फिर आप मांग की लोच कम कह सकते हैं, या फिर इकाई से कम लोचदार मांग भी कह सकते हैं, और केवल बेलोचदार मांग भी कह सकते हैं। देखिए अलग अलग नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना है, केवल आप एक नाम याद रखिए काफी है। ठीक? अब देखो यहां पर न्यूमेरिकल जो हल किया है, इसी तरीके से मैं अगर आपको एक होमवर्क दे दूं और मैं आपसे यह कहूं कि सॉल्व करके बिल्कुल सही प्रोसेस जो मैंने अभी बताया है उसी प्रोसेस से हल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि दूसरे सवाल का, ये चूंकि दूसरा क्वेश्चन है तो इस दूसरे सवाल का बताइएगा जवाब क्या होगा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये कौन सा लोचदार है, सापेक्षिक लोचदार, सम लोचदार, सापेक्षिक बेलोचदार, पूर्णता बेलोचदार, आप मुझे जरूर बता देना। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसके नाम को भी बताना है। ठीक है ना? बात समझ गए? तो आप इस प्रकार से कहना कि सर दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा इतना, और उसका जो नाम होगा वो होगा सापेक्षिक लोचदार या सापेक्षिक बेलोचदार, समलोचदार, अपने हिसाब से बता देना। कैलकुलेशन के बाद तो पता चल ही जाएगा। तो ये रहा आपके ऊपर, मैंने सवाल छोड़ दिया है। ठीक है? अब आइए यहां पर चर्चा करें अगले क्वेश्चन पर। ये सबसे पहले दे दिया है कि कीमत लोच 2 है। ठीक है? इसका मतलब कुछ दूसरी चीज निकालने के लिए कह रहा होगा, तो हम लिखते हुए चलते हैं कि क्या क्या आखिर में दिया है। तो दिया है मांग की लोच, जिसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इक्वल टू 2 है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 5 के बराबर है। 5 के बराबर मतलब 5 है, तो आप यहां पर कहेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, समझ गए कैसे इंडिकेट करते हैं? इक्वल टू कितना है? 5। ये 5% दे रखा है। कह रहा है कि मात्रा में, यानी कि मांग की मात्रा में, देखिए मांग तो नहीं लिखा है लेकिन मांग की लोच यहां पर पूछा हुआ है। देखो कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, ऐसा कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो आप यहां पर कह लीजिए कि मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो आप समझो कि डेल्टा Q% आपसे बोला हुआ है। सर पता कैसे चलेगा? तो देखो यहां पर बेसिकली थोड़ा सा मिस क्या है कि कीमत लोच सीधा लिख दिया गया है, मांग की कीमत लोच लिखना चाहिए था, मांग की कीमत लोच। तो क्या अब पता चला कि मांग के बारे में ही कह रहा है? ठीक है ना? अगर यहां पर मांग नहीं भी लिखा, सिर्फ मात्रा लिख दिया, तब भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, मांग की कीमत लोच 2 दिया हुआ है, लिख दिया मैंने। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 5 के बराबर है, वो भी मैंने लिख दिया। तो डेल्टा Q% क्या होगा ये हमें पता करना है। फिर से हम कह रहे हैं कि आप लिखना, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है बताओ। सबसे पहले लिखो कि ईडी इक्वल टू होता है डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%। सर यहां पर डेल्टा Q% नहीं दिया हुआ है, देखो व्हाट है, तो हम यहां पर ईडी देख रहे हैं 2 दिया हुआ है, 2 लिख दीजिए। अब यहां पर डेल्टा Q% नहीं दिया है वैल्यू, तो आप इसके स्थान पर केवल और केवल वही रहने दीजिए जैसे सूत्र में है। डेल्टा P% कितना है? 5। तो अब देखो क्रॉस जब मल्टीपल करोगे ना, जब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो यहां पर मान लीजिए कुछ भी नहीं है, इसका इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो आगे क्या होकर के आ जाएगा कि आप इससे जब गुना करोगे तो डेल्टा Q% ही रह जाएगा, और इन दोनों को गुना करने पर यहां पर आ गया 10। यानी कि जो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है वो है 10, और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 5। क्लियर ना? तो ये आपने फाइंड कर लिया है। क्या सर इसका भी हम डायग्राम बनाएंगे? बिल्कुल हाँ।
अब यहां पर तरीका वही होगा जो मैंने आपको पहले समझाया। सबसे पहले आप एक चीज बता दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्या सर यहां पर लेस देन मोर देन इंडिकेट करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो मांग की लोच पहले ही दे दिया था 2, ठीक है, जो कि इकाई से अधिक लोच है, ठीक है। तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायग्राम बनाइए। हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या रहेगा? वस्तु का मूल्य या फिर वस्तु की कीमत, जो भी यहां पर लिखा रहेगा वही लिखना तो ज्यादा बेस्ट होता है थोड़ा सा। तो आप यहां पर कीमत ही लिख सकते हैं, ठीक है। और ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा? मांग की मात्रा, मांग की मात्रा। क्लियर? अब यहां पर आइए, पहले कहीं ना कहीं आप मूल्य तय कीजिए और उसके साथ में ही मांग की मात्रा भी बताइए। अब यहां पर हो गया है ये P1 और ये हो गया है Q1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 5। क्या यहां पर बोला है कि 5% बढ़ गया है या घट गया है? कुछ भी नहीं बोला है। तो हम किस प्रकार से दिखाएंगे? एक बार मान लेंगे कि ठीक है 5% बढ़ गया है, ठीक है। तो जब 5% कीमत बढ़ गया है तो मांग की मात्रा कितनी घटी है? 10%। तो देखिए थोड़ा सा फिर से मैं एक्सप्रेस करता हूं। हाँ, अब बिल्कुल सही है, ये बात समझ आ गया होगा। अब यहां पर देखना कि हम मान लिए हैं कि मूल्य यहां पर क्या हुआ है? 5% बढ़ गया है। हालांकि यहां पर बढ़ा हुआ घटा हुआ नहीं कहा है, लेकिन मैंने एक बार मान लिया कि मूल्य बढ़ गया। अभी घटा भी देंगे एक बार। तो यहां पर मूल्य बढ़ा केवल और केवल कितना? 5%, ठीक है ना। तो आप यहां पर इंडिकेट कर सकते हो 5%। लेकिन मांग की मात्रा में जो कमी आया है वो कितना कमी आया है आप देख सकते हो। मांग की मात्रा में कमी दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे? 10% दिखाएंगे। तो आप यहां पर कह दीजिए कि कमी जो हुआ है मांग की मात्रा में वो है कितना? 10%। सर नेगेटिव में क्यों दिखा रहे हो? नेगेटिव में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कीमत को यहां पर बढ़ते हुए दिखा रहे हैं तो पॉजिटिव है, मांग की मात्रा घटती हुई दिखा रहे हैं इसीलिए नेगेटिव में इंडिकेट कर रहे हैं। समझ आया? अब जो है एक बात और, जिस प्रकार से हमने ये मूल्य बढ़ाते हुए दिखाया 5%, क्योंकि यहां पर बोला नहीं था कि बढ़ा है कि घटा है, इसलिए एक बार हम बढ़ा भी दिए, दूसरी बार इसको घटा भी देंगे 5%। लीजिए 5% घटा दिया मैंने, लेकिन फिर से कह रहे हैं जैसे ही कीमत घटेगा तो आप यहां पर कर दीजिए P3 और इंडिकेट कर सकते हैं कि प्राइस घटा हुआ है तो माइनस में इंडिकेट करिए 5%। लेकिन उस वक्त मांग की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो मांग की मात्रा को आप यहां पर बढ़ा दो, ठीक है ना। अब आपने यहां पर कितना दिखाना है? यहां पर आपको दिखाना है 10%। कितना दिखाना है? 10% बढ़ते हुए दिखाना है। तो इस तरीके से 1, 2 और 1, 3, इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। यह आपका बन गया DD यानी कि डिमांड कर्व, ठीक है ना। बात समझ आ गई है? तो यहां पर ये बातें आपको अगर क्लियर है तो इस तरीके से आप जब लिखोगे यकीनन आपके अंक नहीं कटेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि तरीका यही है तो फिर कटने की संभावना ही नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। तो यहां आपने देख लिया है कि प्रोसेस या तरीका क्या रहता है। सर यहां पर आपने डॉटेड नहीं दिखाया तो डॉटेड भी आप ले सकते हो, लेकिन पहले की जी सिचुएशन जैसे P1 और Q1 ये बिल्कुल सीधा लाइन में रखना। बाकी यहां पर ये डॉटेड ले सकते हो, ये डॉटेड ले सकते हो, यहां पर इसको डॉटेड ले सकते हो, इसको डॉटेड ले सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है? इसको नाम दे दीजिए Q3। चलो, तो ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि आपको या तो प्राइस में जो परिवर्तन हुआ है, कीमत जो परिवर्तन हुआ है वो निकालना पड़ेगा, या फिर मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो निकालना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं, यानी कि मांग की लोच यहां पर पहले से ही दिया हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर ना? तो यहां बेसिकली वही टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले करवाया था, लेकिन बेसिकली थोड़ा सा अंतर क्या था कि यहां पर मांग की लोच पहले दे दिया है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन पहले दे दिया है, लेकिन मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यह आपको निकालने के लिए कह रहा था। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन अगर ऐसा हो बिल्कुल सेम टाइप का जैसे मैंने आपको करवाया, बिल्कुल वैसा ही है। अब यहां पर यह रह गया आपके लिए क्वेश्चन संख्या 4, ये आपको हल करना है।
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर मूल्य लोच 5 है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 40 है, तो बताइए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। निकल जाएगा आसानी से, फॉर्मूला वही लगेगा, तरीका वही रहेगा। ठीक है, आप जरूर बताना। उसके बाद यहां पर आइए 5वें क्वेश्चन पर, कह रहे हैं वस्तु की कीमत 10% घट जाने से कीमत क्या हुई है, घट गई है, 10% घट गया है। इसकी मांग पहले कितनी है, 100 इकाई, तो 100 इकाइयों से बढ़कर अब मांग कितनी हो जाती है, 120 इकाई हो जाती है। सर मांग बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि कीमत यहां पर देखिए घटा हुआ है 10%। 10% कीमत घटा हुआ है, इसकी वजह से ही मांग की मात्रा 100 से 200 इकाई हो जाती है। तो मांग की लोच क्या होगी, यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहां फिर से देखोगे हम लिखेंगे दिया है, दिया है। अब ये देखो मूल्य में जो प्रतिशत परिवर्तन है ना, वो परसेंटेज में दिया है, लेकिन मांग की मात्रा में परसेंटेज परिवर्तन दिया ही नहीं है। अब कैसे निकालोगे, अब तरीका क्या होगा बताना जरा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले लिखने वाला क्या हूं, ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। तो वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन दिया है, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 10। इसकी मांग पहले कितनी थी, तो पहले की मांग है इसलिए बोलेंगे Q1। क्या बोलेंगे, Q1 बोलेंगे। कितना था, 100 इकाई, और बाद में कितना हो जाता है, 120 इकाई, तो इसको बोल दिए Q2। अब हमें निकालना क्या है, मांग की लोच। तो मांग की लोच को हम कैसे लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू व्हाट, यही ज्ञात करना हमें। ठीक है ना। तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, मैं आपको यहां पर बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जिसके जरिए आप पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर लेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान और धैर्य रखना होगा। ठीक है ना। तो यहां हम दूसरे एक सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं, ध्यान देना। हम लिख रहे हैं डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%। ये तो ठीक है, पहले से भी समझ आ रहा है, लेकिन इस सूत्र में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डेल्टा Q% और डेल्टा P%। ठीक है सर, डेल्टा P% तो हमें दिया हुआ है, लेकिन चूंकि डेल्टा Q% नहीं दिया हुआ है, बल्कि पहले की मांग की मात्रा बाद की मांग की मात्रा दिया है, तो यहां इन दोनों के बीच में हमें परसेंटेज कैलकुलेट आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, आओ सीखें। यहां पर देखो हमें निकालना क्या है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, तो लिखेंगे डेल्टा Q%। डेल्टा Q% इक्वल टू क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, Q2 माइनस में Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर प्राइस के लिए निकालना हो तो बिल्कुल Q जहां जहां लिखा हुआ है वहां पर PP सेट कर देंगे। क्लियर ना। तो यहां से देखो, ध्यान से देखो, Q2 जो है वो कितना है, 120 इकाई है। ठीक है, तो 120 इकाई लिख दिए। Q1 कितना है, 100 इकाई है। Q1 कितना है, 100 इकाई है, और गुना 100 से करना है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है ना, इसलिए 100 से गुना भी कर दिए। ये 100 कहां से आया है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए इन वैल्यूज को 100 से गुना किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो वैल्यू कैंसिल हो रहा है, जैसे कि ये 100 कट जाएगा, तो शेष हमारे पास वैल्यू क्या बच रहा है, 120 में से 100 घटा दीजिए तो केवल ये बचा 20%। यानी कि जो डेल्टा Q% है ये भी हमने फाइंड कर लिया है। डेल्टा Q% हमें पता चल गया है कि 20% है। क्लियर ना। तो अब देखो यहां पर ये जो सूत्र था हमारा, ये इसको मान लीजिए पहला समीकरण। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अब किससे, समीकरण या सूत्र 1 से, समीकरण बोलो या सूत्र बोलो एक ही बात है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा मालूम है। यहां पर देखो ईडी इक्वल टू डेल्टा जो Q% हमें पता नहीं था, पता चल चुका है 20% है, तो यहां 20% हमने रख दिया। और जो डेल्टा P% चाहिए वो तो पहले से ही दिया हुआ है 10%। यहां देखिए डेल्टा P% है 10, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया है, 2 आ गया है। इसका मतलब क्या है आप ये भी बता दो, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है,
देखो ईडी के साइड में इसका मुंह खोल दिए हम, तो इकाई से अधिक लोचदार है, इसी को हम लोग बोलते हैं सापेक्षिक लोचदार मांग। सापेक्षिक लोचदार मांग। क्लियर ना? क्या ऐसे हल हो जाएगा? क्या अब थोड़ा बहुत भी विश्वास बढ़ रहा है? आप लोगों की बहुत भारी डिमांड थी कि सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करवा दिए जाए, तो इसलिए मैं बहुत ठहराव के साथ चल रहा हूं, क्योंकि अब एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड वाले बच्चों का बहुत करीब है ना? अब आपके पास इतना पर्याप्त समय है केवल कि आप कुछ चीजों को पढ़ सकते हैं, या तो वो कॉन्सेप्चुअल है और जो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाए, या फिर आपने पहले ही उस पर थोड़ा बहुत काम कर लिया है। ऐसे टॉपिक को आप केवल अभी छू सकते हैं, है ना? तो इसलिए मुझे लगा कि आपकी डिमांड है तो चलो इसको फुलफिल किया जाए, है ना? क्यों थोड़े से समय के लिए आप अपना समय खराब करें? तो मुझे लगा कि इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में अगर काम कर देंगे तो बच्चों के लिए और भी आसान हो जाएगा चीजें, है ना? कैसा लगा? अब यहां पर क्या सर हम डायग्राम बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तरीका क्या होगा आओ समझें, आगे समझते हैं इसको हम लोग, अन्यथा मैं यहीं पर कर लेता हूं, है ना? हो जाएगा। देखो यहीं पर मैं बना देता हूं, स्पेस है उतनी काफी है। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है? हाँ, यहां पर हमारा क्या रहेगा? मूल्य रहेगा, या फिर आप कीमत रखिए वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर क्या रहता है? मांग की मात्रा। मैं सीधा लिख देता हूं मात्रा, ठीक है? आप समझ तो गए हैं। अब यहां पर क्या करना है? पहले आप कहीं ना कहीं कीमत रखिए और फिर मांग की मात्रा। इतना काम हो गया। अब इसको नाम दे दीजिए। सबसे पहले आप नाम दीजिए P1 और ये है Q1 और ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद क्या काम करना है? क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। कीमत क्या हुआ है? कीमत 10% घट गया है। 10% क्या हुआ है? घट गया है। तो 10% अगर घट गया है तो इस वाले लाइन से थोड़ा सा नीचे कर दो, प्राइस को घटाते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन मांग की मात्रा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 20% बढ़ गया है, ठीक है ना? तो यहां का स्पेस आप देख रहे होगे कि कम है, क्योंकि कीमत घटा है लेकिन कितना? केवल 10%। और मांग की मात्रा बढ़ा है तो कितना? 20%। इसलिए यहां का गैप डबल लग रहा है इसकी तुलना में। क्लियर ना? तो आप यहां पर नाम क्या देंगे? P2। और प्राइस को घटाते हुए दिखाना है। कितना घट रहा है? तो ये 10% घट रहा है। और मांग की मात्रा बढ़ाते हुए दिखाइए, कितना बढ़ रहा है? तो 20% बढ़ रहा है। अब यहां से दोनों लाइन को, दोनों लाइन मतलब दोनों पॉइंट, सॉरी दोनों पॉइंट मतलब यहां का पॉइंट और ये वाली पॉइंट, ये दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। ये दोनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए तो इस प्रकार से ये रेखा बन जाएगा। इसको हम लोग नाम देंगे DD। समझ आया? और इसके नॉमेरिकल वैल्यू कितने हैं? ED ग्रेटर देन 1, तो आप यहां पर लिख दीजिए ED ग्रेटर देन 1। अब एक चीज आप बार बार ध्यान दे रहे होगे कि जब कभी भी चौड़ाई मांग की तरफ ज्यादा हो रहा है तो इसको बोलते हैं सापेक्षिक लोचदार या फिर अधिक लोचदार। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल रहा है पता है? कि अगर मांग में या तो ज्यादा वृद्धि हो गया या फिर मांग में ज्यादा कमी हो गया, मांग के साइड की बात कर रहे हैं, मांग में ज्यादा वृद्धि या फिर मांग में ज्यादा कमी, मांग का अधिक लोच प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, तो यहां से इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे अब बन जाने चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो छोड़ करके नहीं आना। दोबारा से अगर देखने की आवश्यकता पड़ रही है तो वीडियो को रोको, दोबारा से पीछे जाओ, देखो, स्पीड बढ़ा घटा करके देखो, जैसे देखना है देखो, सो करके लेट करके, बट देखो जरूर, ठीक है ना? सीख करके जाओ ताकि रटना ना पड़े। आगे देखोगे, एक ये जो सवाल है आपके, ये जो सवाल है इस पर जरा विशेष तौर पर ध्यान देना। मैं क्या कह रहा हूं, इस पर विशेष तौर पर आप ध्यान देना। सबसे पहले लिखा क्या है? लिखा यहां पर है कि मांग की कीमत लोच की गणना करें। मांग की कीमत लोच की गणना करें, यानी कि चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यदि कीमत में 10 रुपए से, कीमत में 10 रुपए से 8 रुपए की गिरावट के कारण, ठीक है, कीमत घट जा रहा है,
तो मांग जो है वो 500 इकाइयों से बढ़कर 800 इकाइयां हो जाती है। तो क्या क्या वैल्यू गिवन है, क्या क्या दिया है लिख दो। तो यहां पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है मांग की मूल्य लोच। तो देखो मांग की कीमत लोच बोल दिया, तो आप चाहो तो ईडी भी लिख सकते हो और आप चाहो तो ईपी भी लिख सकते हो, एक ही बात है, बस इंडिकेट करने का तरीका अलग है। ठीक है ना। जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस क्या होते हैं कि 1 घंटा है तो उसमें या तो मैथमेटिक्स पढ़ लो या फिर क्या पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, एक ही तरह की चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब उद्देश्य बिल्कुल एक ही है। उद्देश्य मतलब कि हमें रिजल्ट अच्छे लेकर के आने हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आपके पास यहां पर भी ऑप्शन है कि या तो आप ईडी लिखो या फिर ईपी लिखो, एक ही बात होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहे हैं कि यदि कीमत में 10 रुपए से देखो 8 रुपए हो जा रहा है, कीमत में गिरावट आ गई है, तो कीमत पहले कितना था, पहले का प्राइस है 10 रुपया प्रति इकाई, और बाद में प्राइस कितना हो जाता है, तो बाद में हो जाता है 8 रुपया प्रति इकाई। उसकी वजह से मांग पहले कितना था, 500 इकाई, तो मांग की मात्रा को लिख रहे हैं क्यू से, पहले की मात्रा है इसलिए बोलेंगे Q1, 500 इकाई है, और ये बढ़कर के कितना हो जाता है, तो यहां पर ये हो जाता है 800 इकाई। ये मांग की मात्रा बढ़ा क्यों है, क्योंकि देखो कीमत घटा है, पहले 10 रुपया था अब कीमत 8 रुपया हो गया है। तो जैसे ही वस्तु सस्ती होती है बहुत सारे लोग इस चीज की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से मांग 500 इकाई से बढ़कर के 800 इकाई हो गया है। अब मांग की लोच पता कीजिए कि क्या होगा। तो यहां बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये है, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि पहले का मूल्य, पहले की मांग की मात्रा, बाद का मूल्य, बाद के मांग की मात्रा, सब कुछ आपको दे दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अब हल करने के लिए मैं जो आपको मास्टर कंसेप्ट देने जा रहा हूं, उस कंसेप्ट पे आपका पूरा पूरा फोकस होना ही चाहिए। अगर आपने उस फॉर्मूला डेरिवेशन को पकड़ लिया तो यकीनन मानिए ना सिर्फ आप कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकेंगे, बल्कि आप उस कंसेप्ट के अंदर मास्टर भी हो जाएंगे। क्योंकि मांग की लोच ऐसा कोई जबरदस्ती वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप हल कर लोगे किसी भी तरह से, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल होता है। क्लियर ना। देखो यहां पर, देखो यहां पर इसके लिए तरीका क्या हम अपनाएंगे। सो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं मास्टर तरीका क्या है इसका। देखिए हम यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बना लिया सर। आगे क्या होगा देखो, यहां पर इंडिकेट भी कर दो, इंडिकेट भी कर दो कि मांग की मात्रा इधर है, मांग की मात्रा इधर है, वाई एक्सिस पर मूल्य को रखा गया है, ठीक है। अब पहले का कहीं ना कहीं मूल्य है, पहले कहीं ना कहीं मांग की मात्रा है, सब कुछ तय हो गया, तो इसको आप बोलो P1, इसको बोलो Q1। अब यहां हम क्या करते हैं, मूल्य को बढ़ा देते हैं। जब मूल्य को बढ़ाएंगे, ध्यान देना, मूल्य को बढ़ा दिए तो पक्का है मांग की मात्रा क्या होगा, घटेगा, मांग की मात्रा क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो यहां इंडिकेट भी कर दीजिए कि P2 है और ये क्या है, Q2 है। यहां पर प्राइस बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, मांग की मात्रा घटते हुए दिखा रहे हैं। समझ आया। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं चेंज ही कर देता हूं इसका लाइन का कलर ही, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो इसको ग्रीन लाइन से दिखा रहे हैं, और मांग की मात्रा घटा है तो उसको हम रेड लाइन से दिखा देते हैं। ये तो और बढ़िया हो गया है ना। तो अब यहां पर कह दो P2, और चूंकि मांग की मात्रा घटा है तो आप इसको कह दो Q2, ठीक है ना। यहां पर मांग की मात्रा घटा है और मूल्य क्या हुआ है, तो मूल्य बढ़ा हुआ है। क्या अब क्लियर होगा, क्योंकि मैं कलर के साथ चल रहा हूं, है ना। अब देखो यहां पर दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, इसे और इसे, तो एक रेखा बनेगा, मांग की रेखा, व्हाइट रखना चाहिए इसको, मांग की रेखा, क्लियर है। इसका नाम दे दीजिए DD, डिमांड कर्व है, क्लियर ना। अब यहां पर देखोगे कि ये पहले का प्राइस बाद का प्राइस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट करेंगे हम, दोनों के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को आप कैसे निकाल पाओगे बताओ। इन दोनों के बीच में अंतर निकालने के लिए आपको यूज करना क्या पड़ेगा, कि हम अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर को हम क्या बोलेंगे, यहां पर परिवर्तन बोलेंगे। परिवर्तन को डेल्टा से लिखा जाता है, परिवर्तन को कैसे लिखा जाता है, डेल्टा से लिखा जाता है। और परिवर्तन किस में हम दिखा रहे हैं, मूल्य में,
तो इसलिए लिखेंगे डेल्टा पी। सिर्फ परिवर्तन की बात कर रहे हैं, प्रतिशत परिवर्तन नहीं, तो यहां लिखेंगे हम P2 माइनस P1। क्लियर ना? अगर हमें परसेंटेज में बनाना हो तो हम लिखेंगे डेल्टा P% इक्वल टू P2 माइनस में P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। बस यही डेरिवेशन आपको लेकर के चलना है। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर हम मांग की मात्रा के साइड भी निकालेंगे। मांग की मात्रा की साइड हम निकालेंगे तो यहां पर हम बोल देंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। अब ये दोनों का जो बीच का डिफरेंस है इसको हम दूसरे कलर से लेते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू कहने का मतलब क्या है? मांग की मात्रा में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मांग की मात्रा में परिवर्तन। क्लियर ना? तो इसको लिखेंगे Q2 माइनस Q1। क्या सर यहां पर भी Q2 पहले रहेगा? हाँ, यहां पर भी देखो P2 पहले है, P1 बाद में है। यहां पर भी Q2 पहले है, Q1 बाद में है। ये बातें ध्यान रखना। अब हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज में, तो अथवा में देखो परसेंटेज में हम लिखेंगे डेल्टा Q% इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1। नीचे ध्यान देना Q1 है, जिस प्रकार से यहां पर नीचे क्या था P1, उसी प्रकार से यहां पर नीचे क्या है Q1। और यहां पर परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है ना? तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। मेन हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? देखो मुख्य रूप से हम लोग सूत्र जानते हैं ED इक्वल टू डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%। और इससे हम मान रहे हैं मुख्य समीकरण, जिसको हम A B C D कुछ भी रख दे रहे नाम। तो इस तरीके से दोनों जो समीकरण बन चुके हैं, देखिएगा यहां डेल्टा P% का वैल्यू, यहां डेल्टा Q% का वैल्यू, और यहां पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो जहां डेल्टा Q% है, क्या हम वहां पर ये पूरा का पूरा वैल्यू रख सकते हैं? हाँ सर, रख सकते हैं। तो यहां देखिएगा कैसे हम लिखेंगे, ध्यान देना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए एक लाइन कि समीकरण 1 तथा 2 का मान कहां पर रखेंगे? समीकरण ए में रखेंगे। समीकरण ये में रखने पर, ठीक है, समीकरण ए में रखने पर, तो समीकरण ए आप लिख दो कि ED बराबर है डेल्टा Q%। अब डेल्टा Q% का वैल्यू में पहले से ही पता है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। तो हम यहां पर लिख देंगे Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब देखो, लेकिन ये तो केवल एक वैल्यू हुआ ना, हाँ, इसलिए अब यहां पर हमें डेल्टा P% का भी वैल्यू लिखना होगा। मतलब डेल्टा Q% जो वैल्यू था वो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है, ये वैल्यू। अब डेल्टा P% नीचे है देखो, तो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे हम? ये पूरा का पूरा वैल्यू लिखेंगे। ठीक है ना? तो आप यहां पर लिख दीजिए P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। ठीक है? अब यहां पर ऊपर में भी देख रहे हैं कि 100 है, नीचे में भी 100 है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। जैसे होता है ना कि 100 ऊपर में भी है, 100/100 कट करके कितना आ जाएगा? 1। कोई फायदा नहीं विशेष तौर पर। तो इसलिए ये 100 और 100 कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए प्रोसेस क्या होगा। आगे का प्रोसेस देखो ध्यान से, Q2 माइनस Q1 पर ध्यान देना। Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 को क्या बोल रहे हैं? डेल्टा Q बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डेल्टा Q। तो आप इन दोनों के स्थान पर केवल क्या लिखोगे? डेल्टा Q। लेकिन उसके नीचे जरा ध्यान दीजिए आप, इसके जगह पर तो ठीक है डेल्टा Q लिख दिया, लेकिन उसके नीचे तो Q1 बचा हुआ है ना, तो Q1 लिख दो। और फिर ये मेन वाला जो लाइन है बटा P2 माइनस P1, ध्यान दो, P2 माइनस P1 को क्या बोल रहे हैं? डेल्टा P बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डेल्टा P। तो P2 माइनस P1 को क्या बोलेंगे?
डेल्टा पी, लेकिन यहां पर क्या है, P1 है। अब ये जो 4 तल्ले का बिल्डिंग दिख रहा है ना भाई साहब, 4 तल्ले का जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये बेसिकली कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए इकोनॉमिक्स का काम और मैथमेटिक्स का काम क्या होता है, चीजों को सरल बनाना, आसान बनाना। तो मैथमेटिक्स कंसेप्ट कहता है कि ये जो पूरा का पूरा ये 4 तल्ले का बिल्डिंग जैसा दिख रहा है, इसे आप 2 तल्ले के बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हम बेसिकली यहां पर क्या करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा वैल्यू लिखा हुआ है ना ऊपर में क्यू क्यू का, तो आप पूरा का पूरा वैसे ही लिख दो, डेल्टा क्यू अपॉन Q1, है ना। था मैं कलर चेंज कर देता हूं, आप लोग कंफ्यूज कई बार हो जाते हो, कलर चेंज कर लेता हूं। देखो ऊपर का जो पूरा वैल्यू है वो मैं जैसे है वैसा ही लिख देता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन क्या, Q1। इनटू में क्या लिखेंगे, इनटू में यहां पर देखो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, ये प्राइस वाला, ये आपस में ही पलट जाएगा, यानी कि P1 जो नीचे दिख रहा है ये चला जाएगा ऊपर, और जो डेल्टा P ऊपर दिख रहा है ये चला जाएगा नीचे। तो वही काम आप यहां पर करिए, P1 चला गया ऊपर और डेल्टा P आ जाएगा कहां, नीचे। बस बात खत्म। अब यहां पर आप चाहो तो आगे भी इसको कर सकते हो। क्या करना है, देखो इसमें डेल्टा लगा हुआ है, इसमें डेल्टा लगा हुआ है, काट मत देना, क्योंकि यहां पर दोनों का अलग अलग मतलब है। यह है मांग की मात्रा में परिवर्तन और यह है मूल्य में परिवर्तन। यह है पहले का मूल्य, यह है पहले की मांग की मात्रा। तो अगर फैमिली एक साथ रहती है तो सुखी रहती है, बात समझ पा रहे हो। बिल्कुल वैसा ही यहां जिसमें जिसमें डेल्टा लगा हुआ है वो एक साथ में कर दीजिए, और जिसमें P1 Q1 ऐसा कुछ लगा है उसको आप एक साथ कर दीजिए। मतलब जैसे कि डेल्टा Q के नीचे कर दीजिए डेल्टा P, है तो ये भी नीचे ही, ऐसा नहीं कि इसके साथ में कर रहे तो ऊपर चला जाएगा, इसके साथ ही कर दिया। अब चूंकि यहां पर P1 है तो आप P1 रखो ऊपर ही, नीचे क्या है Q1, तो नीचे यहां पर स्थान दे दीजिए इसको Q1। बात समझ आई है। तो अब ये जो सूत्र आया है यही आपको बेसिकली अब आगे लेकर के चलना है, ठीक है ना। अब जहां कहीं भी डेल्टा Q पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, तो डेल्टा Q जहां कहीं पूछा जाएगा इसका मतलब हमें पहले का वैल्यू बाद का वैल्यू पता होगा, ठीक है, वहीं पर हम डेल्टा Q निकाल पाएंगे। अगर हमें पहले का प्राइस बाद का प्राइस दिया है तो हम मूल्य में परिवर्तन को निकाल सकते हैं, या फिर मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन भी निकाल सकते हैं। मतलब पहले का प्राइस बाद का प्राइस दोनों दिया हुआ है तो हम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन भी निकाल सकते हैं, और केवल मूल्य में परिवर्तन को भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से पहले की मांग की मात्रा बाद के मांग की मात्रा दोनों दिया हुआ है तो हम प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, और केवल मांग की मात्रा में परिवर्तन भी निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है, इसी कंसेप्ट के आधार पर पूरा का पूरा मांग की लोच आपका हल हो जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सूत्र आपको नहीं चाहिए। अगर जो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए वो तो मैं अभी आपको देने ही वाला हूं, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पर जितने भी तरह के फॉर्मूले यूज हुए हैं उसी में से हमें यहां आवश्यकता पड़ने वाली है। आप देखोगे पहले का प्राइस है बाद का प्राइस है, क्या यहां पर आप परसेंटेज में निकाल सकते हो दोनों के बीच में? हाँ सर निकाल सकता हूं। कैसे, देखो P2 यानी कि दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है तो डेल्टा P भी निकाल सकते हैं, या फिर हम चाहें तो परसेंटेज में भी डेल्टा P% निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहां पर देखना Q1 Q2 दोनों दिया हुआ है, Q1 Q2 दोनों दिया हुआ है, तो यहां देखिएगा Q1 Q2 दोनों दिया है तो निकाल सकते हैं डेल्टा Q, या फिर डेल्टा Q% भी निकाल सकते हैं, है ना आसान। तो देखो अब यहां पर हम तो समझ गए हैं कि आप कर लोगे, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कर दे रहा हूं जो बच्चे अभी भी, है ना, लगता है कि सर एक बार आप स्टेप कर दो फिर मैं इसी चीज को फॉलो कर लूंगा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए हमें यहां पर काम करना ही पड़ेगा। देखो अब यहां से सबसे पहली बात आती है कि आप क्या जानते हो, तो लिख दो कि हम जानते हैं, वी नो दैट, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, मत लिखना। आप लोग क्या लिखोगे, हम जानते हैं, यानी पूरी दुनिया जानती है कि मांग की लोच का सूत्र क्या है। तो लिखोगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या, ईडी इक्वल टू लिखिए यहां पर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्या हो जाएगा P1 अपॉन Q1, ठीक है। यही वाला सूत्र था। अंत में यहां पर देखोगे, यहां जो मैंने दिया था आपको, डेल्टा Q ऊपर है डेल्टा P नीचे है,
P1 ऊपर है, Q1 नीचे है। यहां देख लो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, यहां पर क्या है P1 अपॉन क्या है Q1, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूले को आप चाहो तो घेर कर भी रख सकते हो कि तुम भागना मत, तुम्ही पर काम चलेगा मेरा, ठीक है। देखिए तो इस वाले सूत्र पर ही हम स्टेप लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर मांगा क्या जा रहा है, डेल्टा Q, और हम आसानी से निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो निकाल लीजिए, डेल्टा Q इक्वल टू हो जाएगा Q2 माइनस में क्या Q1, समझ आया। तो यहां पर डेल्टा Q निकालने के लिए Q2 चाहिए, कितना वैल्यू 800, Q1 का वैल्यू कितना है 500, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 300। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डेल्टा Q बोलेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अब हमें निकालना है डेल्टा P, ठीक है। यहां पर क्या चाहिए, डेल्टा P, तो हम यहां पर लिखेंगे डेल्टा, अलग चीज है तो यहां पर और तथा ये सब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और डेल्टा P इक्वल टू क्या लिखोगे, P2 माइनस में क्या P1। P2 कितना है 8 रुपया, P1 कितना है 10 रुपया, तो 8 माइनस 10। अब यहां पर आप माइनस लगा सकते हो, जो कि माइनस इंडिकेट केवल कर रहा है कि कीमत घटा हुआ है। देखो यहां पर लिखा स्पष्ट कि यदि कीमत 10 रुपए से कितना हो गया है 8 रुपया हो गया, यानी कि कीमत घटा हुआ है, इसीलिए नेगेटिव में यहां पर इंडिकेट कर देना, क्लियर ना। और कितना घटा है, केवल 2 रुपया घटा है, तो आप इसको लिखोगे डेल्टा P, ठीक है। तो आपने यहां पर दोनों चीजें निकाल लिया है, डेल्टा Q और डेल्टा P, और बाकी P1 Q1 तो सब कुछ पहले से ही दिया हुआ है। तो अब काम आसान हो गया। अब बस एक स्टेप आपको ध्यान देना है, तीसरा स्टेप क्या है, यहां आइए। अब ये चूंकि मान लीजिए ये जो समीकरण है ABCD कुछ भी मान लीजिए कि समीकरण पहला है, ऐसा भी कह सकते हो। तो यहां लिख दीजिए सूत्र 1 से, ठीक है, या फिर समीकरण 1 से, जैसा लिखना है लिख सकते हैं। तो यहां पर इस वाले सूत्र पर काम कर रहे हैं, तो ED इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा Q, ऊपर डिमांड कर रहा है वैल्यू हमें डेल्टा Q, और वो वैल्यू कितना हमने निकाला था 300, तो डेल्टा Q का वैल्यू है 300। यहां क्या है डेल्टा P, तो डेल्टा P कितना है 2 रुपए है, माइनस है यहां पर, लेकिन माइनस पुट नहीं करना है, क्योंकि यहां पर जो माइनस है वो इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस घटा है, लेकिन माइनस यहां पर भी मत लिख देना, ठीक है ना। तो ये देखिए केवल और केवल 2 लिखाएगा। उसके बाद है हमारा क्या P1, P1 कहां पर है देखो 10 रुपए है, और उसके अलावे हमें क्या चाहिए Q1 चाहिए, Q1 कहां है 500 है, तो यहां पर हमने 500 कर दिया, ठीक है। अब देखो काम कितना आसान हो गया, यहां से 2 शून्य ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, है ना। तो अब आगे आइए, यहां पे भी आप देखना एक बात और, ये जो 2 है और ये 10 है, कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, ठीक है। तो यहां पर 3 बचा है और यहां पर 5, और ये मल्टीपल में है तो 3 5 15 हो जाएगा ना, कर लोगे ना। तो यहां पर आ गया, ऊपर में आ रहा है 3 5 15, और नीचे में यहां पर कुछ नहीं, सिर्फ क्या बचा है 5, कितना बचा है 5। तो यहां पर देखिएगा 15 को 5 से भागा दीजिए तो 3 आएगा, 3 आ गया। तो यहां आप लिख दोगे ED इक्वल टू 3। अब ED इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब क्या है कि ED जो है वो आ गया ग्रेटर देन 1, और ED अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसको आप क्या बोलोगे, सापेक्षिक लोचदार मांग, सापेक्षिक लोचदार मांग, ठीक है। क्या सर यहां पर भी डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल मत घबराना। हमने क्या कहा, जहां कहीं 2 चर रहेगा, है 2 चर, मूल्य है, मांग की मात्रा है, 2 चर तो है ही, तो जहां कहीं भी 2 चर रहेगा पक्का डायग्राम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में डायग्राम छोड़ करके मत आना, क्योंकि कहा जाता है ना कि इकोनॉमिक्स जो वो पूरा डायग्राम पर चलता है, सूत्र पर चलता है, टेबल पर चलता है। अगर आप इन्हीं सारी चीजों को हटा दोगे तो फिर रहा क्या आपके आंसर राइटिंग में, है ना। सो तालिका, रेखा चित्र ये सब जरूर बनाने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। चलो अब यहां पर डायग्राम बनेगा कैसे, बात ये है,
ठीक है, मैं दिखाता हूं, छोटे से डायग्राम में मैं दिखा देता हूं। एक छोटा सा डायग्राम दे देता हूं आपके लिए ताकि आपको हिंट मिल जाए, वैसे तो आपने सीख लिया है। तो यहां पर सबसे पहला प्राइस कहीं ना कहीं मान लेते हैं और मांग की मात्रा भी कहीं ना कहीं मान लेते हैं। इसका नाम भी दे दिया हमने P1 Q1। अब क्या हो रहा है उसके अनुसार चलिए, क्वेश्चन में कीमत घट गया था, 10 से 8 हो गया है, तो कीमत घट गया है तो हम प्राइस लाइन नीचे कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से अगर देखना चाहो, परसेंटेज के हिसाब से कि कितना कीमत में कमी आया नहीं आया है, तो परसेंटेज में भी इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, अभी मैंने केवल और केवल यूनिट में निकाला हुआ है, तो यहां 20% निकला हुआ है, मतलब 2 निकला हुआ है, सॉरी। तो यहां पर आप नाम दे दो कि प्राइस घटा है, कितना, 2 रुपया। रुपए में बता रहे, परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज मत लगा देना यहां। अब मांग की मात्रा क्या है, बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा दीजिए। और मांग की जो मात्रा बढ़ा हुआ है वो आप कितना बढ़ाते हुए दिखाएंगे, तो यहां देखो कितना, 300 यूनिट, समझ रहे हो, 300 यूनिट। तो आप यहां पर 300 यूनिट लिख दो, समझ गए। तो यहां पर नाम दे देना Q2। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपस में मिला दीजिए। जब दोनों आपस में मिलेगा तो मांग की रेखा बन जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा DD। यहां पर क्या है, ED ग्रेटर देन 1। जब भी ED ग्रेटर देन 1 आएगा, इधर चौड़ाई ज्यादा रहेगा, स्वाभाविक सी बात है, क्लियर ना। सो ये सारा कंसेप्ट आपने सीख लिया है, समझ लिया है। अब यहां पर ये जो सवाल है, ये जो सवाल है बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसे 2 तरीके से सॉल्व करके आपको बता सकता हूं। कितने तरीके से, 2 तरीके से, ठीक है ना। ये 2 तरीका कौन कौन सा है, ध्यान दीजिए। यहां पर कह रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत 4 रुपया प्रति इकाई होने पर एक उपभोक्ता उस वस्तु की 5 इकाइयां खरीदता है, सॉरी 50 इकाइयां खरीदता है। कीमत कितना है, 4 रुपया। पहले आप लिख लो क्या क्या गिवन है, दिया है। तो वस्तु का मूल्य दिया हुआ है 4 रुपया प्रति इकाई। मांग की मात्रा कितनी है, तो मांग की मात्रा है 50 इकाइयां। अच्छा, अब मूल्य क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि कीमत जो है वो 25% घट जाता है। तो 4 रुपया पहले कीमत था, इसका 25% घट गया है ना। तो इसका क्या मतलब होगा बताइए। हम लिख सकते हैं डेल्टा P% सीधे सीधे तौर पर कि 25% क्या हुआ है, घट गया है। घट गया तो आप इसे नेगेटिव में इंडिकेट करते हुए चलो, याद रहेगा। ठीक है, मांग की मात्रा बढ़कर, है ना, मांग की मात्रा क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। जो पहले 50 इकाई डिमांड कर रहा था, अब कितना डिमांड कर रहा है, 100 इकाई डिमांड कर रहा है ना, कोई भी उपभोक्ता। तो यहां पर आप कह दो Q2 है 100 इकाई। तो मांग की लोच बताइए कि क्या होगा, निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर Q1 Q2 दोनों तो ये दिया हुआ है, मतलब यहां से हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। और ये डेल्टा P% तो दिया ही है, मतलब हमें डेल्टा सिर्फ और सिर्फ Q% ही निकालना पड़ेगा। आप यहां पर यह चिंता मत करना कि सर यहां पर P2 तो दिया ही नहीं है। तो भाई साहब जब P2 नहीं दिया है तो भी आप फाइंड कर सकते हो P2 को, लेकिन आप चाहो तो डेल्टा P% से भी काम चला सकते हो आगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि P2 को जगह पर डेल्टा P% पुट कर दोगे। मैं ये कह रहा हूं कि डेल्टा P% तो दिया ही है, तो इसका काम हो गया है, प्राइस से रिलेटेड काम हो गए हैं। सिर्फ आपको क्वांटिटी से रिलेटेड काम करना है, मतलब कि Q1 Q2 दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल करके आपको परसेंटेज में पता करना है कि मात्रा में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है ना। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए, मूल्य में तो प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ है। तो आप यहां पर यह काम कर लेना ऐसे, देखो ये काम ऐसे कर लेना। सबसे पहले तो यहां पर लिख लो कि हमें ED ही फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहां ED बराबर लिख सकते हैं डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण है पहला।
अब इस समीकरण पर ही हमें काम करने हैं। हमें चाहिए यहां पर क्या, डेल्टा पी परसेंट, देखो चाहिए क्या, डेल्टा क्यू परसेंट, जो कि यहां Q1 और Q2 के बीच से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख दो। और आपको यह भी पता है कि डेल्टा क्यू परसेंट इक्वल टू क्या होता है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। तो इस वाले सूत्र का आप प्रयोग करिए। Q2 कितना है 100, Q1 कितना है 50, Q1 कितना है 50 है, इंटू 100। अब देखो यहां पर है 50, यहां पर है 100, 2 से कैंसिल हो गया। तो आगे क्या होगा, यहां पर 100 में से 50 घटाइए, कितना बचेगा 50। और यहां पर चूंकि 50 बचा है, लेकिन फिर 2 से गुना कर देना है, तो वापस से 100 हो जा रहा है। मतलब आप ऐसे समझ लो 50 यहां पर बच रहा है, 100 है, और 2 गुना किया गया है वो है, तो कितना हो गया, फिर से वापस 100 हो गया। मतलब डेल्टा क्यू परसेंट में हमने देखा क्या कि 100% जो है वो क्वांटिटी परिवर्तन हो रहा है, 100%। लेकिन मूल्य में कितना प्रतिशत का परिवर्तन है, 25 परिवर्तन, यानी कि 25%, जो कि घट गया है प्राइस, है ना। तो यहां पर आइए अगला स्टेप। अब सूत्र एक से काम करिए। यहां पर चाहिए डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। डेल्टा क्यू परसेंट निकाल लिया आपने, 100 है, और डेल्टा पी परसेंट कितना है 25 है। आंसर कितना आ गया 4, 25 100 का 100। तो आप यहां पर कह सकते हैं दैट इज ईडी जो आया वो ग्रेटर देन 1। क्या सिर्फ सिर्फ देख रहे हैं सापेक्षिक लोचदार का ही क्वेश्चन है, तो ऐसा जरूर नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सापेक्षिक लोचदार ही आएगा, सापेक्षिक बेलोचदार भी आ सकता है। और अगर यहां पर इक्वल टू आने आ गया तो इसका मतलब समलोचदार भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का है। संयोगवश आज जो है वो केवल और केवल लगता है कि यहां पर सापेक्षिक लोचदार के ही प्रश्न शामिल हो गए हैं। ठीक है ना, तो इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तरीका सिखाना था, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब यहां पर क्या सर हमें डायग्राम बनाने होंगे? हाँ, डायग्राम बनाने होंगे, डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, डायग्राम तो बनाने होंगे भाई। देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाओ और वाई एक्सिस बनाओ। अब यहां पर ये है वाई एक्सिस, जिसे हम मूल्य अक्ष भी कह सकते हैं। वाई एक्सिस को मूल्य अक्ष भी कहा जाता है, और एक्स अक्ष को मांग की मात्रा दिखाते हैं यहां पर, तो मात्रा अक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी लिख रहे हैं हम मात्रा। अब देखना कैसे डायग्राम बनेगा। पहले का प्राइस कहीं ना कहीं तय कर दो, पहले मांग की मात्रा कहीं ना कहीं तय कर दो। अब कीमत में क्या हुआ है नहीं हुआ है उसको आप बताएंगे। तो पहले का प्राइस है P1, पहले की क्वांटिटी है Q1। अब यहां पर आप क्या करोगे, डॉटेड लेकर के काम करोगे। प्राइस घटा हुआ है, लेकिन कितना 25% घटा हुआ है, 25% प्राइस को घटा दीजिए। और मांग की मात्रा कितना बढ़ा हुआ है 100%। तो आप यहां पर इंडिकेट कर दो कि ये आपका है Q2 और यहां जो है P2। तो आप क्या इंडिकेट करोगे कि सर प्राइस जो है ना वो घट गया है, कितना घटा है। तो आप इंडिकेट करो डेल्टा जो P% है वो कितना है 25% है, यहां पर 25% में दिखा दो। और क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए हम नेगेटिव साइन प्रयोग कर लिए हुए हैं। अब मांग की मात्रा इधर बढ़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ लिख दो 100%। पॉजिटिव लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कलर चेंज करना होंगे ग्रीन। यहां पर मांग की मात्रा बढ़ रहा है ना, इसलिए ग्रीन से दिखा रहे हैं। 100% क्या हो रहा है, मांग की मात्रा बढ़ रहा है। अब दोनों जो लाइन सॉरी डॉटेड पॉइंट है 1 2, दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, बस हो गया काम। ये लिख देंगे DD, और ये क्या हो गया ED ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से आपको एकक एकक क्वेश्चन मैंने जिस प्रकार से सॉल्व करवाए हैं, और एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको अभ्यास करने के लिए दिया है उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना। ठीक है ना, ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं
कि ये बेसिकली यूपी बोर्ड के बच्चों को ही पूछा गया था 2024 में। कब पूछा गया है? 2024 में पूछा गया है। ठीक है, किनको पूछा गया है? यूपी बोर्ड के बच्चों को पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के बच्चों को पूछा गया है 2024 में। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत 15 रुपए प्रति इकाई से घट करके 12 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तो मांग की मात्रा 40 इकाई से बढ़कर 50 इकाई हो जाती है। अब बताना क्या है? मांग की मूल्य लोच की गणना कीजिए। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने करवा दिया। तो देखो तरीका वही रहेगा, क्या दिया है नहीं दिया है। तो P1 पहले कितना था? 15 रुपए, बाद में कितना हो जाता है? 12 रुपए। पहले मांग की मात्रा कितनी थी? मांग की मात्रा थी 40 इकाई, और बाद में कितना हो जाता है? 50 इकाई। तो कह रहा है कि ईडी निकालिए क्या होगा। क्या यूपी बोर्ड के बच्चों को ये अगर सवाल पूछा गया है तो क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है ना, कि पहले का प्राइस बाद की प्राइस, पहले की क्वांटिटी बाद की क्वांटिटी दी हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। यहां से डेल्टा पी परसेंट निकालो। मैं और सरल तरीके से बताता हूं आपको, मैं शॉर्टकट में जा रहा हूं चूंकि एक बार मैंने बता दिया आपको। देखो डेल्टा पी परसेंट यहां से निकालना होगा, तो बोलिए डेल्टा पी परसेंट इक्वल टू क्या होगा? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। इस वाले सूत्र से हम चल रहे हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा बताओ? P2 कितना है? 12 रुपए है। P1 कितना है? P1 है 15 रुपए। P1 कितना है? 15 इंटू 100 इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब देखो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं इधर हटा रहा हूं, आप ये कैलकुलेशन इधर कर लेना। यहां पर कितना बचेगा? 3, लेकिन माइनस में 3, और नीचे कितना है? 15। यहां पर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट तो कर लोगे, अभी दिखाएंगे। अब आगे देखिए, यहां पर इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन कीजिए। यहां से क्या निकालना होगा आपको? डेल्टा क्यू परसेंट, जो कि है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। अब यहां पर ध्यान देना, Q2 हमारे पास है 50, Q2 हमारे पास कितना है? 50, और Q1 कितना है? 40। Q1 कितना है? 40 इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब मुझे ये बताओ 50 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा? सर ये पूछने वाली बात है क्या? देखो 10, और यहां पर नीचे कितना है? 40 इंटू कितना हो जाएगा? 100। आइए थोड़े से कैलकुलेशन और करते हैं। यहां पर वैसे भी पहले आप कह दो कि 1/4 यानी कि आप ऐसे कट कर सकते हो कि ये 10 कम 10, 10 चौक 40 है ना, 4 बार में कट गया। और ये 4 है, ये 25 आ जाएगा ही नहीं, है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 25। तो फाइनल जो डेल्टा क्यू परसेंट आया है वो है 25%। डेल्टा जो क्यू परसेंट आया है, डेल्टा क्यू परसेंट आया है वो है 25%। इसी तरीके से डेल्टा पी परसेंट पूरा कैलकुलेट करते हैं। यहां पर ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहां 300 कर दो, 300 में से 15, ठीक है, 300 को 15 से भाग देते हैं तो कितने आ जाएंगे? ठीक है, 15 दूनी 30 कर देते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? मतलब 20 बार में कट जा रहा है, ठीक है ना, 20 बार में 0 0। हाँ, तो यहां पर ये बातें हो गई क्लियर। यहां पर कितना आ गया है? 20 आ गया है। ठीक है ना, समझ आया या नहीं? मल्टीपल कर लेना, 300 आ जाएगा, 300 को 15 से भाग कर देना। क्लियर? चलिए, तो ये बातें हो गई है यहां तक। अब क्या करेंगे सर? अब क्या होगा देखो, तो अब ठीक है, ईडी इक्वल टू लिख दो डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। यहां पर डेल्टा क्यू परसेंट कितना है? 25,
कितना है 25 और डेल्टा पी परसेंट कितना है 20। ठीक है, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 5/4। देखो भाग करके देखो, 5 को हम 4 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है 1.2। अब 1.2 जो आया ये 1 से कम आया या ज्यादा, तो कहेंगे कि ईडी जो आया है वो ग्रेटर देन 1 है। और जब कभी भी ऐसा आ रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सापेक्षिक लोचदार। देखो ज्यादातर सापेक्षिक लोचदार, सापेक्षिक बेलोचदार यही सब क्वेश्चन रहते हैं। तो आ गया ये सापेक्षिक लोचदार मांग। ठीक है ना, अब इसके भी डायग्राम बना लोगे, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा कि P1 P2 Q1 Q2 आपने पहले ही देख लिया कि डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। अगर नहीं पता चलता है कि गैप प्राइस में ज्यादा रखना है या क्वांटिटी में ज्यादा गैप रखना है, तो इसके वैल्यू से ही आपको अंदाजा लग जा रहा है। जैसे कि प्राइस का जो परसेंटेज आया है वो कितना आया यहाँ पर 20, और मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 25। तो ज्यादा कौन सा है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। अच्छा, ये वृद्धि दिखा रहा है 25% या घटा हुआ दिखा रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन से पता चलेगा कि पहले कीमत था 15 रुपये, बाद में हो गया 12 रुपये, यानी कि कीमत क्या हुआ है, घटा हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर कह सकते हो कि क्या निकला होगा, ये माइनस में निकला होगा 20%। सही बात है, चूंकि यहां माइनस देखो लगा हुआ है। समझ गए? चल, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि 20% मूल्य में कमी आया है और 25% मांग की मात्रा बढ़ा हुआ है। तो ज्यादा परिवर्तन कौन दिख रहा है, मांग की मात्रा। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन जहां ज्यादा दिखा, इसका मतलब है मांग की लोच ये अधिक है, सापेक्षिक लोचदार है। क्लियर ना? तो अब ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं आपको करवा देता हूं। किसी वस्तु की कीमत पहले है 10 रुपए प्रति इकाई, तो लिख लो क्या दिया है, क्या दिया है पहले का प्राइस दिया है P1, बढ़कर के कितना हो जाता है कीमत 12 रुपए प्रति इकाई, तो बाद में प्राइस हो जा रहा है 12 रुपए प्रति इकाई। अब क्या रहा क्या कि उस वस्तु पर किया गया कुल खर्च 1000 से घटकर 800 हो जाता है। मतलब पहले खर्चा कितना हो रहा था, खर्चा दिया है, ध्यान देना, मांग की मात्रा नहीं दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, पहले वाला है खर्च कितना 1000, और जब कीमत हो जाता है 12 रुपए प्रति इकाई, सामान का दाम बढ़ गया है, तो देखो खर्चा यहां पर कम किया जा रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर दूसरा है 800 रुपए। अब कहेंगे सर एक्सपेंडिचर दिया है, खर्च दिया है, तो फिर यहां मांग की मात्रा कैसे निकालेंगे। देखो जब आप किसी चीज की मांग करते हो तो उस पर जो पैसे खर्च आपके हो रहे होते हैं, पता करो कैसे खर्चा होता है। मान लीजिए 5 रुपए का कलम है, कलम है मतलब प्राइस है 5 रुपए, कुछ ना कुछ यूनिट खरीदाने की खरीदारी किया, कितना मान लो 2 यूनिट, तो पता चल जाता है ना कि टोटल खर्चा कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो दोनों को गुना कर देते हो, इसका मतलब 10 रुपया खर्चा हुआ है। तो बेसिकली खर्चे निकालने के लिए आप क्या करिए, आपने क्या किया कि प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिया, तब जाकर के आपको टोटल एक्सपेंडिचर पता चल गया। तो हम प्राइस को देख चुके हैं, यहां पर दिया है, खर्चा दिया हुआ है, यानी कि प्राइस और खर्चा दिया है, तो क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। बताता हूं कैसे, देखो देखो कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे क्या, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले, ध्यान देना, यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो पता करना ही है, बट स्टेप वाइज आते हैं सारी चीजें। देखो पहले हम यहां पर काम करेंगे, घेरा डालो डेरा डालो। अब ये जरूर नहीं है घेरा डालना, थोड़ा सा अलग दिखे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखो यहां पर लिखो टोटल एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ अंग्रेजी में लिख सकते हैं सूत्र को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मांग की मात्रा और मूल्य, इन दोनों को गुना करके हम लोग कुल खर्चा पता करते हैं। ठीक है, तो तरीका तो ये रहता है, आपने देख लिया। ठीक है, अब आइए यहां पर सबसे पहला स्टेप निकालते हैं, मतलब कि खर्चा तो
सॉरी क्वांटिटी पता करना है, ठीक है। तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर बटे में क्या, प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर बटे क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई है, ठीक है। अब आइए इधर, यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले Q1 पता करना है, तो लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर पहले कितना हो रहा है और पहले का प्राइस कितना है। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहां पर निकालिए। टोटल एक्सपेंडिचर पहले हमारा दिया हुआ है 1000 और प्राइस कितना है 10 रुपया प्रति इकाई। तो हम खरीदारी कितना कर रहे हैं, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 100 आ जाएगा। तो Q1 कितना आ गया, 100 यूनिट, ठीक है। इसी प्रकार से आप Q2 पता कर लो, सॉरी हाँ Q2 पता कर लो। तो Q2 के लिए हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर 2 डिवाइडेड बाई T2। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा 800 रुपए खर्चा कितने रुपए की वस्तु पर, 12 रुपए वाली वस्तु पर। तो इसको बेसिकली भाग देना है, ठीक है, भाग देते हैं। 800 है, 12 से भाग देते हैं, ठीक है। 7 बार में दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखो 2 को 7 से मल्टीपल करो पहले, 14 के 4 बाकी 1, 7 एकम 7 और 1 8, है ना, ज्यादा हो जाता है। 12 7 84, तो क्या 6 बार में दे दें, हाँ सर 6 बार में दे सकते हैं। 12 छक देखो, 12 छक देखो, यहां पर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2, बाकी में 1, 6 और 1 7, ठीक है। 12 छक 72, समझ रहे हो। इसका मतलब हम 6 से दे सकते हैं, तो 6 बार में दिया हमने, 72 आ गया, 8 बचा, यहां पर हम शून्य ले लेंगे। अब फिर से हमारा 6 बार में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर फिर से अब देखो, यहां पर बच कितना रहा है, ये 8, दशमलव दिए तो यहां पर शून्य आ जाएगा, फिर से 6, मतलब 66.66 आ ही रहा है। तो आप ये वैल्यू ले लो, आप ये वैल्यू ले लो 66.66, ठीक है ना। तो अब ये दोनों चीजें आपको पता चल गया, Q1 Q2 P1 P2। तो अब दोनों में परसेंटेज निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डायग्राम बना सकते हो ना, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा एक बार मुझे बता देना कि आखिरकार आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉल्व करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या समझेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बेसिकली देख रहे हैं वही सारी चीजें हैं। तो ये आपके लिए भी होमवर्क के तौर पर जाएगा, बट मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट बताता हूं क्या लिखा हुआ है। यहां पर कह रहे हैं कि वस्तु की कीमत प्रति इकाई में दिया हुआ है, मांग की मात्रा इकाइयों में दिया हुआ है। तो पहले आप देखो ये कीमत दिया हुआ है 8 रुपया, बाद में हो जाता है 4 रुपया। तो ये हो गया पहले वाला प्राइस, ये हो गया बाद का प्राइस, ये हो गया पहले की मांग की मात्रा और ये हो गया बाद के मांग की मात्रा। तो क्या बिल्कुल वही क्वेश्चन है या नहीं, सिर्फ ये क्या किया हुआ है, टेबल में डाल दिया हुआ है। तो काम बिल्कुल वैसा ही करना है, इसको भी आप सॉल्व करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपने सीख लिए हैं आज की इस लेक्चर में। अब ऐसा कोई समाधान जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताना। क्योंकि अब तक जो हम लोगों ने मांग की लोच के लिए जो थोड़ा सा ठहराव रखा था कि सर किसी किसी बच्चे ने तो बिल्कुल ऐसा कह दिया कि सर न्यूमेरिकल जो है ना हल हो ही नहीं रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मांग की लोच का, है ना, समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इस सेशन को मैंने आप लोगों को समर्पित कर दिया है। भाई साहब देखो, एक साथ में कंप्लीट करो, और जो भी क्वेश्चंस कहीं से लगता है कि अभी हम रिपीट करके बनाना चाहते हैं तो अभ्यास करो। जितने भी टाइप के मैंने अभी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, चाहे तो बहुत आसान क्वेश्चन शुरुआत में जो मैंने लिया वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस करवाए आपको वो सब्जेक्टिव में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। क्लियर ना। सो ये सारी बातें आपके लिए थी, एक कंसेप्ट आपके लिए था,
बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक करके मैंने सारी बातें बताई है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें मांग की लोच का थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए, तो आप इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का हाफ ईयरली सेशन देख सकते हो या फिर वन शॉट लेक्चर लगा लेना। इसके अलावे रिवीजन सेशन के अंदर भी मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शंस करवाए थे, ठीक है ना। तो जाकर के उन सारी चीजों को आप देख सकते हो, थ्योरेटिकली वहां पर मैंने सारा बात बता ही दिया था, ठीक है। सो आज की इस लेक्चर में रखते इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।